लॉ स्टूडेंट बहुत हाईली पोटेंशियल के साथ होता है। हमें सुनाई नहीं दिया? तैयार हैं? वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं प्रवीण सर हूं, प्रवीण दुबे, और पिछले 18 साल से आप जैसे समझदार और डिसिप्लिन्ड लॉ स्टूडेंट को पढ़ाता रहा हूं, और माँ सरस्वती की कृपा से बहुत सारे बच्चे हमारे न्यायिक सेवा में हैं। एपीओ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लीगल मैनेजर हैं बैंक में, थोड़ा चढ़ के आए हैं ना। और 18 साल से कभी यह नहीं लगा कि यार कुछ और पढ़ना चाहिए था। उसका कारण ये है कि लॉ से ज़्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि अन्य विषय जो हैं वो महत्वहीन हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो समझ समाज की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की और मानवीय संवेदनाओं की लॉ में मिलती है, वह समझ शायद ही किसी और विषय में मिलती हो। व्यक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। जब हम लोग आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि काफी चेंजेस हमारी अपनी पर्सनालिटी में आएगा, और विद इन 10 डेज, इवन 10 डेज भी ज्यादा हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि 2, 4, 5 क्लास के बाद ही आपकी समझ बहुत तेजी से चेंज होने लगती है। आप चीजों को एनालिसिस ज्यादा करने लगते हैं, आपको रिलेट ज्यादा करने लगते हैं, लॉजिक ज्यादा पैदा हो जाता है। तो लॉ पे तो बहुत सारी चर्चा होगी, लेकिन आज जो चर्चा है वो आप लोगों के लिए है। और आप लोगों के लिए इसलिए है कि आप ही लोगों की वजह से मैं यहां हूं। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि सर आपने तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे लोगों को जज बनाया, या जो भी है, सरकारी सेवा में भेजा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी छोटी बात होती है। उसका कारण ये है कि आई एम वॉट एवर आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो आप जैसे ही छात्रों की वजह से खड़ा हूं। आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूं, अपना लालन पालन अपने परिवार का, अपने बच्चे का, पत्नी का, पिता का लालन पालन अगर कर पा रहा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों और छात्राओं की वजह से है। ये बात यहाँ कहना इसलिए आवश्यक था कि आप इस बात को समझें कि मैं तभी बहुत अच्छा कर पाऊंगा जब आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी क्लास के कुछ रूल्स हैं, और पहला रूल यह है कि कोई रूल नहीं है। यानी कि आप अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो वो मेरे लिए ज्यादा बुरा है। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर क्लास में नहीं कर रहे हैं तो मैं बोर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूं। दूसरी चीज, दूसरा जो हमारी क्लास का रूल है वो ये है कि प्रयास करिए कि आपको जो चीजें पढ़ाई जाएं उसे आप थोड़ा दोहरा कर आएं, थोड़ा उस पर होमवर्क करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसको टिक करके रखें, ताकि दूसरे दिन आप उस पर हमसे चर्चा कर सकें। देखिए, अगर आप हमसे चर्चा नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। हम आपको 17-18 साल का अनुभव दे सकते हैं, लेकिन हम आपको परिश्रम नहीं दे सकते, हम आपके ऊपर दबाव नहीं दे सकते। और दबाव होना भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। और जो तीसरी चीज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि पढ़ाई के दौरान आपको कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर इस पर चर्चा नहीं कोई टीचर कर रहा है और इस पर होमवर्क नहीं कर रहा है बच्चा, तो आप ये मान के चलो कि चीजें रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। और वो ये है कि आपको कैसा होना चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको स्वयं में किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है।
ये बहुत ही आनंद का विषय है और ईश्वरीय कृपा है कि हम इस योग्य हैं कि हम पढ़ सकते हैं। तो जो आज की चर्चा है, हम लोग चर्चा विषय पे भी करेंगे, लेकिन उसके पहले ये चर्चा हम ये जरूर करेंगे आपसे कि आप यह बताएं कि पढ़ने के दौरान या तैयारी के दौरान कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिल्कुल फ्रीली आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, हमारे और आपके बीच में बस ये टेबल का अंतर है, कहिएगा तो हटवा देंगे, इससे ज्यादा हमारे आपके बीच में अंतर नहीं है। हम थोड़ा पहले लॉ कर लिए क्योंकि हम थोड़ा पहले पैदा हो गए थे, सिर्फ यही एक अंतर है। हमें आप अपना सिर्फ टीचर मान के चलेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें आप अपना बड़ा भाई मानिए, अपना दोस्त मानिए, अपना गार्जियन मानिए। हाँ, दोस्त वाला लड़कों के लिए कह रहे हैं, वो एकदम ही दोस्त मत समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग तो कितने अच्छे दोस्त हो गए पता है, क्योंकि हम भी उसी यात्रा से यहां तक आए हैं ना। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज का, विषय से हटकर लेकिन विषय के लिए, वह यह है कि एक तैयारी करने वाला, प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, बताइए। बिल्कुल संयम, गुड। और कोई? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे कोई डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं बता दूं 18 साल में मेरे मोर देन 70% रिजल्ट लड़कियों के रहे हैं, ठीक है, और लाइफ में पहली जज मैं बनाया था वो लड़की ही थी। तो लड़कियों से भी मुझे उत्तर चाहिए, फोकस आप लोग पे भी रहेगा, लेकिन महिला सम्मान पहले। आप लोग भी बताइए, क्या ऐसी चीज है जो आपकी पढ़ाई को बहुत रोचक बना देगी, आनंदमयी बना देगी और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी? सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और कोई? बहुत अच्छी बात, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, हेल्दी, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, नॉट ओनली फिजिकल, कॉन्टिन्यूटी, बहुत अच्छा, डिसिप्लिन होना चाहिए। और कोई? बहुत अच्छी बात, फोकस होना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने इतनी बातें बताई हैं और ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं और आपके अंदर ये समझ है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, जो मुझे लगता है, जो मैंने फील किया है पिछले कई वर्षों में, क्योंकि दैवीय कृपा से सिर्फ पढ़ाना ही नहीं रहा, कई बार मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी मैं बहुत सारी जगह आता जाता रहा और बहुत सारे लोगों में परिवर्तन ईश्वर की कृपा से करने में सक्षम बन पाया। वो ये है कि जैसे आप कोई गाना सुनते हैं, तो जैसे मान लीजिए आजकल बड़ा फेमस सिंगर है, अरिजीत नाम है ना, तो उसका अगर फर्स्ट टाइम जब कोई सॉन्ग आप सुनते हैं तो वो थोड़ा सा मुखड़ा उसका याद हो जाता है, धुनें आपको याद हो जाती हैं, लेकिन आप एक पेज लेकर पूरे दिन बैठे रहते हैं और वो आपको याद नहीं होता। मेमोरी ग्लैंड आपकी वही है, आप वही हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि आपने उस संगीत को आनंद से लिया, इंजॉय किया। पढ़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि आप इंजॉय करिए पढ़ाई को, आप उसको बर्डन मत समझिए, आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप उसको कितना समझ पाते हैं। जैसे रिश्तों में क्या होता है, जब हम किसी नए रिश्ते में जाते हैं तो हम सीधे रिजल्ट सोचने लगते हैं कि अगला मेरे लिए ये किया या ये नहीं किया, हम उसे समझना नहीं चाहते। उसी तरह से आपको अपनी पढ़ाई बहुत ही आनंद से करनी है, बहुत ही आनंद से करनी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पहले ही क्लास में, आज के बाद जो चलेगी, उसमें आपका इंटरेस्ट वो डेवलप हो जाए।
तो आप सबसे पहले तो आप आनंद में आइए। आप ये सोचिए कि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं और वास्तव में अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं लेके चलना है कि हम कोई बहुत बड़ा तोप मारने जा रहे हैं या बहुत टफ है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग हमेशा ऐसी रखिए कि कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आज भी पढ़ाता हूं और जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मेरी एक आदत है, वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी, वो फिर मेरी आदत बन गई। वो ये, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो मैं बोलता हूं अरे इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो अब वो ईजी ही लगता है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जाननी चाहिए। दूसरी चीज जो है रेगुलरिटी, जैसे एक भाई ने कहा, वास्तव में आप केवल रेगुलर रहिए और कुछ मत सोचिए कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप केवल रेगुलर रहिए। लोग आपसे कहेंगे 16 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए। मैं कहूंगा 2 साल आप 4 घंटे पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। और जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय कोई और नहीं होना चाहिए। कोई और नहीं होना चाहिए का मतलब कोई विचार नहीं होने चाहिए। सिर्फ व्यक्ति नहीं, विचार भी नहीं होने चाहिए। विचार का मेरा सेंस ये है, देखिए बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, हो सकता है आज आप इत्तेफाक न रखें, लेकिन विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए। अगर विद्यार्थी स्वार्थी नहीं है तो फिर वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आप अपने दिमाग से कुछ हद तक अपने परिवार की स्थिति, उनकी चिंता, बहुत सारे आलोचनाएं या उपेक्षा, या आपका कभी कोई मजाक बनाया गया हो, या आपकी कुछ भावनात्मक समस्याएं हों, उससे आपको निश्चित रूप से बाहर आना हो। और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम अपनी किताबों से होना चाहिए। लॉ कैसे पढ़ना है? लॉ ऐसे पढ़ना है जैसे, पता नहीं आप लोग का अनुभव क्या है, लेकिन मेरा तो कभी रहा है कि जब आदमी मोहब्बत करता है तो 24 घंटा उसी को सोचता है और अपने जीवन की हर चीज को उससे जोड़कर देखता है। पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए भाई। आप जब पढ़िए तो आपको यह लगे कि सिर्फ और सिर्फ यही सब कुछ है, बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। और यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट को इस तरह से बना लेते हैं तो आपकी स्थिति यह हो जाने वाली है कि आप शादियों में जाना पसंद नहीं करेंगे। आप ड्रेस और अच्छा दिखना और बुरा दिखने के मूर्खतापूर्ण आइडेंटिटी क्राइसिस के बाहर आ जाएंगे। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आपके सामने कोई कोई बात कहेगा तो आपको लगेगा ठीक है यार, चलो ठीक है, उसकी अपनी सोच है। लॉ नहीं पढ़ा है ना, इसलिए। और लॉ पढ़ने का मतलब सच में पढ़ना। वो बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं ना, डिग्री लेना नहीं है आप। डिग्री पे एक बात मैं और बता दूं, देखिए एकेडमिक पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में बहुत अंतर है। मेरे पास बेंगलोर से लेकर, आसाम से लेकर बीएचयू और राम मनोहर लोहिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ और जिंदल, एमईटी, लॉयड, हर जगह के बच्चे आए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट तक आए हुए हैं। लेकिन कंपटीशन लेवल पे वो जीरो ही रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो जीरो रहे हैं। बिगड़े हुए को हम नहीं बना पाएंगे। बनी हुई रोटी को केवल सेका जा सकता है, आप बना नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए तो हो ही जाएगा। तो आप अपने आप को एकदम रॉ हैंड आइए और बढ़िया से हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब एक बात आती है हिंदी की। हम तब से लगातार हिंदी बोल रहे हैं, तो इसमें हिंदी मीडियम के ही लोग हैं या इंग्लिश मीडियम से भी जुड़े हुए हैं, या पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से भी की हुई है? किसी ने? बहुत अच्छी बात। मैंने अभी बताया था कि पहली स्टूडेंट लड़की थी और वो हिंदी मीडियम की थी। और हिंदी मीडियम के मेरे मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से भी निकाले हुए हैं। इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का कोई भी अंतर नहीं है। ये सिर्फ आपकी सोच है। हम हिंदी भाषी लोगों को कम आंका जाता है। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि बहुत
बड़े बड़े विधि के विद्यार्थी, मतलब जजेस और प्रोफेसर और तमाम लोग से जब मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो बहुधा कभी कभी लगता है कि बड़ा अन्याय हो गया है, इसको लॉ की डिग्री मिल। देखिए, इंग्लिश केवल और केवल भाषा है, अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। भाषा, लैंग्वेज इज नथिंग बट अ वे टू एक्सप्रेस, हाउ टू यू एक्सप्रेस योर फीलिंग और योर थॉट्स, नथिंग मोर। अंग्रेजी कोई हवा नहीं है, या अंग्रेजी बोलने से कोई विद्वान हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं सभी विद्यार्थियों को, इवन जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको भी हमेशा मैं एम्फेसाइज करता रहता हूं, बताता रहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश बोलने से यह निकाल लिया जाएगा अर्थ कि आप विद्वान हैं। और सौभाग्यवश हम लोग जिस जगह पर हैं आज, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत, संपूर्ण भारत के आधार पर हम देखें तो बहुत अच्छे अच्छे हिंदी भाषी लोगों में शीर्षस्थ स्थान पर आप देखते हैं हमारे सर हैं, आप समझी गए, विकास सर। आज हिंदी को सम्मान जो एक समय भारतेंदु बाबू ने दिया था, प्रेमचंद्र ने दिया था, आज उसको सिविल सर्विसेज में सम्मान विकास दिव्यकृति सर ने दिलाया। आप देखिए, भारत में पत्रकारिता का जो स्तर है उस पर तो बात ही नहीं करना, आप सब सुधी लोग हैं, लेकिन सर्वोच्च शिखर पर आज भी, आप समझ गए किस पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी का कमांड और हिंदी क्षेत्र में वो रैमन मैग्सेसे तक प्राप्त करते हैं। रवि जी की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या है ऐसा, आखिर क्या बात है? उसका रीजन ये है कि जब आप हिंदी में बात करते हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बात करते हैं, और कॉन्फिडेंट होना ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश बोलने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश को आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश बोलने वाला विद्वान है। मैंने कहा ना, मेरे पास मैक्सिमम जो इंग्लिश वाले बच्चे थे उनकी स्थिति मेरे हिंदी वाले बच्चों से पुअर रही। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, ये यूपी का जो अभी सिलेक्शन हुआ और उसके पहले वाले में भी इस बार से हिंदी आ गई है यूपी में 100 नंबर की। अभी हरियाणा का मेंस भी हमारे बच्चे दे रहे हैं, उसमें भी 100 नंबर का हिंदी है। मेरा एक बड़ा प्रिय छात्र है, बहुत ही विद्वान है, और बहुत कम समय में उसने जनरल कैटेगरी के हैं वो, माइनस मार्किंग में 313 नंबर यूपी प्रीलिम्स में ले आए और आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट उनका रुक गया। हिंदी के लैंग्वेज के पेपर में 100 में 24 नंबर केवल उनको मिला, और वो 6 नंबर से उनका सिलेक्शन रुका। और मैं हमेशा कहता रहा कि भाई देख, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तुम्हारी, बहुत मेहनती लड़के हो। विद इन ईयर उसकी वो स्थिति बनी, जामिया से ही पढ़ के गए थे वो, लेकिन क्या हुआ, हिंदी मजबूत ना होने से वो बाहर हो गए। अभी उनका फिर मेंस है हरियाणा का, तो आने के पहले भी मैंने उनको बहुत ज्ञान दिया कि भैया, लॉ तो तुम 50% प्लस नंबर निकाल लोगे हंसते खेलते, मुझे पता है, तुम एक दिन नहीं पढ़ के जाओगे, हो जाएगा, लेकिन तुम लैंग्वेज बढ़िया करो। तो हमको लैंग्वेज राइटिंग में अच्छी करनी है इंग्लिश, ठीक है, लेकिन आप ये कभी मत सोचिए कि इंग्लिश ही अंतिम क्राइटेरिया होगा आपके सिलेक्शन का। एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। इंग्लिश आनी चाहिए, किसके लिए? मेंस के लिए आनी चाहिए। 100 नंबर की इंग्लिश आएगी, 100 नंबर का हिंदी आएगा, कमोबेश जहां भी लैंग्वेज है। अब एक अच्छी बात यह हुई है कि दोनों को अनुपात में बराबर कर दिया गया है, तो अपने दिमाग से एकदम इस बात को आप निकाल देंगे कि इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश कम आती है तो हमको कोई दिक्कत होगी। मैं एक थोड़ा सा दुखद बात भी है लेकिन मैं बता दूं, पिछले एग्जाम में यूपी पीसीएस के मेरी एक स्टूडेंट थी, 2019 में उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन कोरोना से उसकी डेथ हो गई। वो भदोही में मजिस्ट्रेट हुई थी। उसको और बाकी जो बच्चे जा रहे थे, जिसमें 5 हमारी लड़कियां थीं और 6 या 7 हमारे लड़के थे इंटरव्यू में, तो मैंने सबको कहा था कि आप लोग जाना इंटरव्यू में,
इंटरव्यू की तैयारी भी मैं ही कराता था अपने यहाँ। तो आप जाना तो आप क्या करना कि स्टार्टिंग आप हिंदी से करना, क्योंकि हिंदी से जब आप इंग्लिश पे जाते हैं तो लगता है कि यार आता है, विद्वान है, लेकिन इंग्लिश से हिंदी पे आ जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि बस खत्म हो गया। तो सबने इस बात को फॉलो किया, लेकिन उसने इस बात को फॉलो नहीं किया, और वो जाते ही चूंकि कॉन्वेंट की रही और बहुत अच्छी लड़की रही, वो स्टार्ट की और बहुत फ्लुएंट आराम से, उसको बहुत ज्यादा डांटा गया क्योंकि वो बार बार इंग्लिश का प्रयोग कर रही थी और स्टार्टिंग भी उसने इंग्लिश से ही किया। तो एक ट्रेंड बन गया है कि अब धीरे धीरे हिंदी को भी एक मान्यता मिलने लगी है, एक सम्मान मिलने लगा, और ये बहुत अच्छी बात। तो ये बात भी आज चर्चा करना इसलिए जरूरी था कि आप अपने दिमाग में एक बहुत पहले से चीजें चल रही हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी भाषी हूं, मैं भी कभी तैयारी करता था। 2003 में मेरी एलएलबी हुई, फिर 2006 में एलएलएम हुआ, फिर एमफिल हुआ। मैंने भी एग्जाम्स दिए बहुत सारे, बहुत आगे तक गया। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि सफलता का कोई मंत्र मेरे पास नहीं है, असफलता के 100 तरीके मुझे पता हैं, और वो मेरे अनुभव से मुझे मिला कि मैंने जो काम नहीं किया उसकी वजह से मैं रुक गया। ठीक है, तो वो रोज आपको बताया जाएगा और आपको टोका भी जाएगा, उसके लिए आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी टोका जाएगा वो आपके लिए लिया जाएगा। तो हिंदी का और इंग्लिश का बैरियर भी अपने दिमाग से आपको निकाल कर रखना, बिल्कुल निकाल देना। अब कुछ बातें करते हैं पढ़ने के तरीके पर, ये सारी चीजें भी जरूरत थी, अब पढ़ने के तरीके पे आ जाते हैं। रोज ही कुछ ना कुछ तरीका, इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन, गोल्डन इंटरप्रिटेशन, कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है, एनालिटिकल अप्रोच क्या होगा, विश्लेषण उसका किस तरह से करेंगे, केस एनालिसिस पे बात होगी कि इस केस में क्या बातें कही गई, वो सारी बातों पे डिस्कशन होगा। और इसके बाद राइटिंग स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आपको हर क्वेश्चन के आंसर का फ्रेमिंग क्या होगा ये बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में आप देखेंगे नॉलेज बहुत ज्यादा है, सच में नॉलेज है उनके पास, लेकिन वो आंसर राइटिंग में फेल हो जा रहे हैं बार बार, जो मेरा अनुभव रहा है, देखता हूं। तो इन सारे विषयों पर जब हम चर्चा करेंगे तो आप इस बात को दिमाग में रखेंगे कि हमें इसी तरह से चलना है जैसे सर बता रहे हैं। डे फर्स्ट से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपको कुछ काम करने हैं, और अगर वो काम आप नहीं करते हैं तो वो जो असफलता के 100 मंत्र है ना मेरे पास, वो आप कर। तो डे फर्स्ट से आपका पहला काम क्या है? पहला काम आपका यह है कि जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती है उसको एक शॉर्ट नोट आपको बनाना है, शॉर्ट नोट, बहुत लेंदी नहीं करना, एवरी डे, और कम से कम 3 से 5 रीडिंग उसकी लगानी है। और रीडिंग लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूं, याद नहीं करना है। देखिए आपको मैं क्या कह रहा हूं, याद नहीं करना है, याद करने की प्रक्रिया पे मत जाइए, याद करने पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। याद न करने का अर्थ यह है कि आपको सिर्फ उसको देखना है। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करूंगा, ताजमहल दिल्ली में है, आगरा में है, गुड। कुतुब मीनार, मम्मी पापा कौन कहां है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैंने ताजमहल बोला तो आपके मस्तिष्क में क्या फिगर आया? आया था कि नहीं आया था? पक्का आया था ना? और कुतुब मीनार बोला था तो ताजमहल आया था, मम्मी बोला था तो मम्मी, पापा बोले तो क्या ये याद किए हैं आप? आप अपने घर का रास्ता याद करते हैं क्या? कुछ सोचते रहते हैं, किसी के ऊपर मूड खराब रहता है, गाड़ी चलाते रहते हैं, मन ही मन उसको गाली देते रहते हैं और घर पहुंच जाते हैं, फिर अपने आप को नॉर्मल करते हैं। रास्ता याद करते हैं क्या? रिपीटिशन और देखना, देखने से जितना आपको याद होता है और किसी चीज से नहीं याद होता। ये जो कैमरे का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, जो आपके मोबाइल्स में भी है,
वो आंख को देख कर आया है, न कि आंख कैमरा देख कर आई है। तो हमारी आंख जिस तरह से, अब बायोलॉजी वाला ज्यादा अच्छा बताएगा, हमको तो नहीं आती है, वो क्या करता है, हमारे मेमोरी ग्लैंड को वो सारे सीन भेजता है और फिर हमको वो चीजें याद होने लगती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट कम से कम 4 से 5 बार आपको देखना है। लिख लिया, पेज पलटा, देखे, फिर आगे से पीछे, पीछे से आगे, या बार बार जैसे भी आपको पलटना है, आगे से पीछे 5 बार देख लिया। आप इस प्रयोग को आज रात में करके देखिए, आपको मोर देन 50% अपने आप याद हो जाएगा। और कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों को क्वामा, पेज नंबर, अगर पेज नंबर नहीं तो पेज में किस साइड में लिखा था ये याद आता है कि नहीं कभी कभी? अरे यार वो एकदम नीचे वाली लाइन देखो, नीचे वाली वहां पे है। भाई इतना बड़ा कोर्स है, कैसे करेंगे? तो याद करने की जद्दोजहद में नहीं जाना है, देखने के बाद आप याद करिए। लेकिन आप इतना अवेयर हो जाते हैं 4 बार 5 बार देखकर कि आप चीजों को समझने लगते हैं बहुत अच्छे से, और बाकी चीजें तो यहां डील की जाएंगी, मैं करूंगा, बाकी जो टीचर आएंगे वो करेंगे, ठीक है? तो एक काम तो आपको ये करना है। याद पे एक और बात आ रही है, बहुत सारे बच्चे अक्सर कहते हैं सर भूल जाते हैं। होता है आप लोगों के साथ भी, होता है कि नहीं होता है? पक्का? अच्छा, भूलना नेचुरल है या एंटी नेचुरल है? तो क्या बुरा हो गया? उसको भी हम पैनिक तरीके से लेते हैं, कह रहे यार भूल गए, भूल गए तो भूल गए, क्या हो गया? भूलना बड़ा नेचुरल है, आप बस उसको बार बार दोहराते रहिए, रिपीट करते रहिए। भूलने से डरिए मत। आप ये समझिए कि जैसे आपने तेरे नाम देखा है, वो सलमान खान का, भूमिका चावला और सलमान खान की थी ना शायद, हाँ ठीक है, हमको भी याद है। तो जैसे कोई आशिक होता है, उसे कोई सदमा लग गया, तो अब उसके दिमाग में वो चीजें बैठ गई, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब वो वहीं पे टिका हुआ है। अरे अफसोस में क्यों आ रहे हो यार, दुखी मत हो भाई, अच्छा हुआ गया, एग्जाम अच्छी से तैयारी हो जाएगी, निकल जाएगा। तो वही टिका हुआ है। तो आप देखेंगे जो लोग अनसाउंड हो जाते हैं, पागल जिनको हम लोग कह देते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही चीज पे टिक जाते हैं, यानी उस याद को भूल नहीं पा रहे। न भूलना खतरनाक है, भूल रहे हैं इसका मतलब आप ठीक ठाक दिमाग के हैं। ऐसे ही एक बात कही जाती है, सर नींद बहुत आती है। अरे यार यंगर एज में नींद नहीं आएगी तो कब आएगी? बुढ़ापे में नींद कम आती है, धीरे धीरे हमको कम आने लगी है। तो और अच्छा है कि नींद ज्यादा आ रही है, जो लोग बहुत कम सोते हैं वो देश बर्बाद कर देते हैं। तो तो मैं ये कह रहा था कि ये भी बार बार बात होती है कि नींद बहुत आ रही है, सब नेचुरल चीजें हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, आप इसको प्रेशर मत बनाइए। आप हमेशा मस्त रहिए, आप हमेशा खुश रहिए, इंजॉय करिए। तो कुछ चीजें रोज हम लोग चर्चा करेंगे, और जो भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम है रिगार्डिंग पढ़ाई या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो अपने टीचर से आप जरूर शेयर करिए। क्योंकि टीचर के पास देखिए एक चीज तो है, बाकी नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस है, और वो भी उसी रास्ते को तय करके यहां तक आया है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, और आगे चलते रहें। तो हमेशा मस्त रहना है, एंजॉय करना है, बहुत सारी बातें करनी है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। जहां कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है रेलेवेंट, आपको पूछना है। अब बहुत सारी चीजें रोज रोज डिस्कस होंगी, लेकिन अब बात थोड़ी सी टॉपिक पे आ जाती है। मुझे स्टार्ट करना है इंडियन पिनल कोड, जो अब आपका क्या हो गया है, तो पूरा बोल दीजिए, भारतीय न्याय संहिता 2023, एक्ट नंबर सेम है 45, उस पर चर्चा करनी। आप में से किसी ने वीडियो देखा क्या मेरा? बहुत अच्छा किया, नहीं देखा। नहीं नहीं, आईपीसी का
ये देखो ठीक क्या है, थोड़ा सा देखा, अब यहां पे पूरा देखा जाए तो आईपीसी आप लोगों ने पढ़ी तो होगी ही अपने स्तर पर, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा आज उस पर कर लेते हैं। आईपीसी या जो अब आपका भारतीय न्याय संहिता है, उसको तो हम एज अ कोड पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, लेकिन जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पर भी चर्चा ज्यादा जरूरी है। अगर आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम कमांड में है, अगर आप उसको समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप बहुत ज्यादा रीच हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट से। पहली बात, अपराध क्या है, क्राइम किसे कहते हैं, और क्राइम के इंग्रेडिएंट क्या हैं। कुछ शब्द हिंदी इंग्लिश में प्रयोग होंगे, अगर नहीं आएंगे तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। और वो जनरल शब्द हैं, वो सब आप लोग को आते हैं। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, अवयव है, और क्या क्या स्टेजेस हैं, ये हमें जानना है पहले। और उसके भी पहले हमें क्या जानना है कि अगर जब कोई अपराध हो रहा है, अपराध क्या है इसको हम समझे। बहुत सारे विद्वानों ने अपराध की परिभाषा दी है उसके आधार पर। और उसके बाद अगर अपराध हो रहा है तो अपराध दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक्टस रिया और मेंस रिया। तो असल में मेंस रिया क्या है, पैरामाउंट प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ कहते हैं इसको, सर्वोच्च सिद्धांत है आपराधिक विधि का। तो क्या है मेंस रिया, इस पर भी चर्चा की जाती है। तो आज थोड़ा सा, हालांकि बृहद रूप से डिटेल्ड वाइज कल से चर्चा करेंगे, लेकिन आज चूंकि आईपीसी के कुछ एक चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि मेंस रिया क्या है? यही जानना है कि आखिर ये पता कैसे चला कि वो एक्ट मैलिस इंटेंशन के साथ किया गया। क्योंकि जब तक कि कोई एक्ट मैलिस इंटेंशन के साथ नहीं किया गया है तब तक वो अपराध नहीं है, तब तक वो अपराध नहीं। तो कैसे ये तय होता है कि ये मेंस रिया क्या है, मैलिस इंटेंशन क्या है? सॉरी, हाँ बहुत अच्छी बात है, हम जानते हैं। जानने का अर्थ यहां पर क्या है? कॉमन प्रूडेंट मैन, व्हाट अ कॉमन प्रूडेंट मैन थिंक इन सच सर्कमस्टेंस, इट इज वेरी नेसेसरी टू नो। एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में क्या समझता है। सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति कौन है, किसे कहेंगे कि वो सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति? प्रज्ञावान का मतलब, प्रूडेंट का मतलब कि उसको इतनी समझ है, वो जानता है। कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन हु हैज अ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, क्या उचित है और क्या अनुचित है का भेद करना अगर वह जानता है तो प्रज्ञावान है। अब वो तो कोर्ट में जाके बोलेगा नहीं कि हमें पता था, फिर कैसे पता चलेगा? उचित और अनुचित का भेद कैसे किया जाए, क्या उचित है और क्या अनुचित है। कई बार बहुत सारी चीजें हमको उचित लगती हैं लेकिन वो अनुचित होती हैं। तो मैंने कहा कि उन्हीं परिस्थितियों में कोई अन्य प्रज्ञावान व्यक्ति अगर उसमें होता तो वह कैसा सोचता, एक प्रिजम्पशन है। लेकिन इसको समझने का एक और तरीका है। जब हम लोग पढ़ेंगे बीएनएस तो वहां पर हम लोग गुड फेथ शब्द पे भी बहुत फोकस करेंगे। गुड फेथ, वो सामान्य भाषा वाला गुड फेथ नहीं कह रहे, बड़ा सद्भाव है इनका, लीगल आंसर, लीगल वे में उसको समझेंगे। तो गुड फेथ को डिफाइन किया गया कैसे कि ड्यू केयर एंड अटेंशन से जब कोई काम करता है, ड्यू केयर एंड अटेंशन, सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ। आप यहां पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, पीसीएस जे निकालना चाहते हैं,
तो ड्यू केयर एंड अटेंशन क्या होना चाहिए आपका, कि आप जैसे जैसे आपके टीचर बता रहे हैं वैसे वैसे आपको पढ़ना है। लिखना रोज है, हमें कम से कम 5 क्वेश्चन का आंसर एवरीडे करना है। MCQ 200 प्लस एवरी डे करना है, जैसे खाना खाते हैं वैसे MCQ करना है। करंट अफेयर 1 घंटे रोज पढ़ना है। स्टैटिक GS हमको हर स्थिति में देखना है 2 घंटे। बहुत जरूरी है सारी चीज। और ड्यू केयर एंड अटेंशन का मतलब यह है कि आप जान रहे हैं कि यह हमें करना है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्यू केयर एंड अटेंशन से चलाते हैं। अगर आप लापरवाही से चलाएंगे तो आपको चोट लग जाएगी। यानी कि आप सम्यक सतर्कता एवं सावधानी को नहीं समझ रहे हैं। यानी कि आप यह नहीं समझ रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है। अब इसको और सरलता से अगर आपको समझना है ड्यू केयर एंड अटेंशन को, तो ये कैसे आप समझेंगे? ये आप ऐसे समझेंगे कि आप अपने कार्य की प्रकृति और कार्य का परिणाम समझ रहे हैं कि नहीं। कार्य की प्रकृति क्या है? तैयारी करनी है PCJ की, जज बनना है हमें, कार्य की प्रकृति है। पढ़ना है, ये कार्य की प्रकृति है। पढ़ाई हमारी कार्य की प्रकृति है। और हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा, परिणाम है। जब आप अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम दोनों समझते हैं, और कार्य की प्रकृति परिणाम को आप इस प्रकार से समझते हैं कि आप यह अनुभव करते हैं, आप यह अंतर कर लेते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। यानी कि आप सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से वह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह कार्य की प्रकृति है और यह उसका परिणाम होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अगर सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ कर रहे हैं, उचित अनुचित का भेद भी कर लेते हैं, कार्य की प्रकृति और परिणाम समझ रहे हैं, और गलत परिणाम अगर निकल रहा है तो उसको छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपराध नहीं कर, आप मेंसरिया के साथ कार्य नहीं कर। लेकिन वहीं आपको आपके कार्य की प्रकृति पता है कि छत पर आप खड़े हैं, उठाकर छत के सारे पत्थर फेंक रहे हैं और नीचे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे मासूम। आपको अपने कार्य की प्रकृति भी पता है और यह भी परिणाम पता है कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो सावधानी बरतें, तो आपको परिणाम भी उसका पता है। और यह जानते हुए भी स्वतंत्र इच्छा से आप वह कार्य कर रहे हैं, यानी उचित अनुचित का भेद है आपके अंदर, लेकिन स्वतंत्र इच्छा से वह कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपराध कर रहे हैं। यह नहीं कहने दिया जाएगा कि मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था बच्चों को मारने का। कई बार दिखता है ना, कई बार आप लोगों को लगता है ना कि यार इसमें तो उसका इंटेंशन नहीं था, क्यों हो गया? तो आपके कार्य से, कार्य की प्रकृति से और परिणाम से इसका अर्थ निकाला। यही पैरामाउंट प्रिंसिपल पूरा बेस है आपकी IPC या अब जो BNS है। इसलिए अगर मैं IPC बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं BNS की बात कर रहा हूं का। और पूरी दुनिया में जो भी अपराध पे चर्चा होगी, अपराध शास्त्र पे चर्चा होगी, वो इसके अंतर्गत होगी। तो पैरामाउंट प्रिंसिपल को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, और बहुत सारे शब्द उसको डिफाइन करने के लिए बनाए गए पैरामाउंट प्रिंसिपल को। आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन, कपट, बेईमानी, बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों का अपना एक अर्थ है, लेकिन ये सारे शब्द किस बात का द्योतक है? शब्द किसको डिनोट करते हैं? मेंसरिया को डिनोट करते हैं। ये सारे शब्द मेंसरिया को डिनोट करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन तो रोज इस पर चर्चा होगी, और इन शब्दों का अपना भी एक अर्थ होता है। जैसे बेईमानी का क्या अर्थ है? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन जो कर रहा है डूअर है, और रॉन्गफुल लॉस उसे जिसके अगेंस्ट वो कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपकी बुक को उठाकर फाड़ दूं तो क्या ये डिसऑनेस्टी होगा? क्योंकि रॉन्गफुल लॉस तो आपको हुआ। हाँ, होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। आप कहेंगे इसका मतलब सर रॉन्गफुल गेन होना चाहिए।
नहीं, क्योंकि जब आप डेफिनेशन में जाते हैं तो और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है। जैसे बिना आपकी परमिशन के आपकी बुक को उठाया, इंटेंशन मेरा चोरी का है, समझ जाइए सीधे सीधे, और नीचे जाने लगा, और बाहर गार्ड खड़े हैं, डर के मारे मैंने उसको किसी डस्टबिन में डाल दिया या नाली में डाल दिया। लॉस तो आपको हुआ, हमको गेन भी नहीं हुआ, लेकिन ये डिसऑनेस्टी में आएगा, ये थेफ्ट है, ठीक है। और वो क्या था, वो मिसचीफ था, रिस्टी था, क्योंकि वहां इंटेंशन डायरेक्टली क्या है, रॉन्गफुल लॉस करने का है, गेन का नहीं है। और गेन का नहीं भी है तो भी एक जगह थेफ्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम अंतर कैसे निकाल पाते हैं, इसको कैसे जाना जाता है। जैसे कई बार आपको लगता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक जैसी बात है, कई बार आपको थेफ्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक जैसा लगता है, लेकिन अलग अलग होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं कि मान लीजिए आप मेरे एजेंट हैं, एजेंट पता है ना, आप मेरे एजेंट हैं और मैंने आपको अपनी कोई वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई मूल्यवान चीज आपको दी और आपसे कहा कि इसको संभाल के रखना, हम आएंगे तो दे देना। लेकिन आपने क्या किया, उसको बेच दिया और बेचकर उसको खा गए। आपने क्या किया, क्या किया? लेकिन ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये थेफ्ट है। ये क्यों नहीं है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? आप कहेंगे सर इंटरेस्ट तो किया, विश्वास का भंग किया, न्यास भंग हुआ, विश्वास तोड़ा एजेंट ने। लेकिन यही बात मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ आपको बेयर नहीं पढ़ना है, आपको उसका ज्यूरिस्प्रूडेंस भी जानना है। देखिए एक शब्द पे चर्चा करते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आगे। आप लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में पजेशन पढ़ा होगा, और वैसे भी जो आप आईपीसी में पढ़ते हैं वो क्राइम अगेंस्ट पजेशन है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब पजेसरी प्रॉपर्टी, कब्जे के विरुद्ध अपराध है। स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं होता, अपकार होता है, सिविल रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन जब कब्जे के विरुद्ध होता है तब वो क्रिमिनल रॉन्ग हो जाता है। कब्जा क्यों इंपॉर्टेंट है? लॉ एंड ऑर्डर, फॉर द मेंटेनिंग अ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द प्रोटेक्शन ऑफ पोजीशन इज वेरी मच रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर। तो कब्जा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसीलिए कब्जे को क्या कहा गया, 9 पॉइंट ऑफ लॉ, ओनरशिप 10 पॉइंट ऑफ लॉ। पोजेशन इज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इसीलिए आप देखते हैं कि पोजेशन के डिस्टरबेंस में तुरंत ही इन्वॉल्व हो जाती है स्टेट यानी पुलिस। आप देखते हैं यहां तक कि अगर पोजेशन आपका लॉफुल नहीं है तो एसआरए भी बनाया गया है, 6 और 8 आप पढ़ते हैं उसमें, तो बाद में तय होगा। इंटाइटलमेंट विल डिसाइडेड बाय द सिविल कोर्ट ओनली, क्योंकि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही वो है। लेकिन पोजेशन का जब मामला आता है तो वो मामला आ जाता है क्रिमिनल रॉन्ग का, क्योंकि पोजेशन क्या है, राइट इन रेम है। राइट इन रेम का मतलब पता होगा, बता देते हैं। राइट इन रेम का मतलब है लोक लक्ष्य अधिकार, ऐसा अधिकार जो पूरे लोक के विरुद्ध मिला है, पूरे पब्लिक के विरुद्ध मिला है, ऐसा अधिकार। पर्सोनम क्या होता है, व्यक्ति बंधी, जो एक दूसरे को बांधते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे आगे। तो लोक लक्ष्य अधिकार, तो पोजीशन भी आपका लोक लक्ष्य अधिकार। तो जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस कभी पढ़े होंगे तो उसमें सेविग्नी एक बहुत अच्छे विद्वान है हिस्टोरिकल स्कूल के, उन्होंने पोजीशन के 2 पार्ट बताए, 2 इंग्रेडिएंट बताए, कॉर्पस और एनिमस। कॉर्पस का मतलब होता है फिजिकल कंट्रोल, और एनिमस का मतलब होता है इंटेंट टू होल्ड। तो जब आप घर में चाबी लगा के बाहर जाते हैं घूमने, तो आपका कॉर्पस भी है, एनिमस भी है। लेकिन वो चाबी अगर आप अपने एजेंट को दे देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉर्पस हट जाता है क्या? अगर आप अपने एजेंट को देके जाते हैं तो आपका, अब 2 और शब्द आपको याद करने हैं, मीडिएट और इमीडिएट। आपका इमीडिएट पोजीशन बना हुआ है यानी डायरेक्ट, क्योंकि
एजेंट तो वो आपका है, नौकर सर्वेंट तो वो आपका है। तो अगर आपके सर्वेंट के पास कोई चीज है तो वो आपका कॉर्पस और एनिमस बना हुआ है, इसलिए वो थेफ्ट है। लेकिन वही प्रॉपर्टी जब आप वेयर हाउस कीपर को देके जाते हैं, जिसको आपने हायर नहीं किया है, जो क्वी फेसिट पर इलियम फेसिट पर से के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता, जो वैकेरियस रिलेशन नहीं डेवलप करता, स्वामी सेवक का संबंध, तो वह क्या है, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाए वेयर हाउस कीपर वाले। इसी तरह से जब आपको अभी मैंने बताया कि कई बार हम देखते हैं कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की कंडीशन अलग होती है। ये सारी चर्चाएं पूरा डिटेल में होंगी, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट पर जब आप करते हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो एकदम नए होते हैं और आपको लगता है यार इसमें क्या ही आंसर देंगे हम। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में कि वकील साहब लोग कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में जाके वो अंदर स्ट्रांग रूम जो भी जहां पे रिकॉर्ड्स होते हैं वहां पे 150 रुपए देके फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं। तो वो क्या है, देखिए कस्टोडियल एजिस है, वो कस्टडी ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट है, उसको नहीं निकलवाया जा सकता। जैसे चार्जशीट है लेकिन लोग निकलवा लेते हैं, अभियुक्त के पास भी चली जाती है चार्जशीट। तो अब उस डॉक्यूमेंट को जब वो पैसा देके निकलवा रहा है तो जो निकाल रहा है वो इंप्लाई है किसका, कोर्ट का, कोर्ट का इंप्लाई है, तो वो चोरी कर रहा है, वो चोरी कर रहा है। लेकिन जो निकलवा रहा है वो क्या कर रहा है, वो भी चोरी कर रहा है, वो भी चोरी कर रहा है। तो ऐसी चीजें हम तब जान पाते हैं जब हम थोड़ा ज्यूरिस्प्रूडेंस पे भी फोकस करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, आपको उसका विधि शास्त्र भी जानना होगा, वो क्यों बनाया गया, ऐसी चीजें क्यों पैदा हुई। तो इन सारी चीजों के माध्यम से आप बहुत सारी चीज डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह से जब आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जाते हैं तो बहुत सारी चीज देखने को मिलती हैं आपको। कई बार आपको असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स लगता है और कई बार क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट लगता है, तो आंसर कैसे सही हो। तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता है, रीजनल एप्रीहेंशन और विदाउट एप्रीहेंशन। कई बार आप देखते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता, बच्चे परेशान होते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को लेके, और जबकि बहुत सामान्य सी चीज है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से उन चीजों में आपको पकड़ हो जाएगी। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या अंतर है। और ये सबसे इजी टॉपिक है इसलिए चर्चा कर रहा हूं, एक्चुअली इस वक्त तो मैं इजी टॉपिक पे ही चर्चा करूंगा ना, क्योंकि पहला दिन है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस आशय के साथ कि वह उसकी मृत्यु हो जाए, आप उसके हाथ काट देते हैं और ओवर ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो जाती है, और भले आपका इंटेंशन नहीं है, चलिए आपका मन है कि इसने मुझे मारा था एक थप्पड़, मैं इसके हाथ काट दूंगा, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ठाकुर ने नहीं नहीं करते करते दे दिया, लेकिन ठाकुर को ओवर ब्लीडिंग हो गई और ठाकुर मर गए। तो ये क्या है, ग्रेवियस हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर। अच्छा, कल्पेबल होमिसाइड, और वही गर्दन पे मार दिया ठाकुर के तो मर्डर। इसका मतलब क्या है, likely to cause death and high probability of death in every course of nature, in ordinary course of nature death must be happened। किसी व्यक्ति का हाथ पैर बांध के मुंह में उसके कपड़े ठूस के उसको एक निर्जन स्थान पे छोड़ दिया, या जंगल में ले जाके छोड़ दिया पेड़ से बांधकर उसको, या उसके ऊपर पटिया उटिया रख दिए कि वो बाहर ना निकल पाए, कोई देख ना पाए, उसकी डेथ हो गई, ये मर्डर है। क्यों, क्योंकि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हर स्थिति में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन
वहीं आपने अगर कुछ इस तरह का घटनाक्रम किया, उसको कोई इंजरी दे दी जिसमें मृत्यु संभाव्य है, या डेथ को एक्सेलरेट कर दिया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। अब जैसे आप लोग कई बार पढ़े होंगे कि अगर गुड कम्युनिकेशन में कोई बात कही गई और डेथ हो गई तो वो अपराध नहीं होता। ठीक है, जैसे किसी ने आकर मुझसे कह दिया कि अरे सर आप तो मतलब कोई भी ऐसी बात जिससे मुझे सदमा लग जाए, जैसे कोई कह दे अरे सर 2 घंटे से माथा चाट रहे हैं, एकदम पक गए हम लोग, तो मान लीजिए मुझे सदमा लग गया और मेरी डेथ हो गई, तो क्या आपने कोई अपराध किया? गुड फेथ में कि अरे सर बच्चे हैं, इतना भी मत करिए, पहला दिन है, ये गुड फेथ है। लेकिन डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति जाकर ये कहता है भैया जो भी काम धाम है तुम अपना 2-4 दिन में निपटा लो, बचो के नहीं, और ये सुनने के बाद सदमा लगता है, उसकी डेथ हो जाती है। अगर ऐसे सर्कमस्टेंस हैं, सर्कमस्टेंस देखने होंगे वहां पर कि हाँ आप गुड फेथ में कह रहे हैं कि वो जल्दी से साइन वाइन कर ले, जो भी चीजें हैं वो KYC वैसी दे दे कि हाँ ये मेरा बीवी बच्चा है, बैंक वाले जान जाए कि कल के दिन परेशानी ना हो, या वसीयत लिख दे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो गुड फेथ में नहीं है, आपने उसको जानबूझकर अपमानित करने के आशय से कुछ बातें कह दी, इवन आप नहीं जान रहे कि उसे सदमा लग जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा, जरूरी नहीं कि वो बीमार हो, और उसकी मृत्यु हो गई, तब आपने कौन सा अपराध किया? कल्पेबल होमिसाइड। हाँ तो बोलिए ना, खाली लिपसिंग करने से थोड़ी ना होगी, ए आओ मुख बगीर का क्लास नहीं चल रहा है, बोलना बहुत जरूरी है। लॉ का स्टूडेंट नहीं बोलेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगी भाई। क्यों कल्पेबल होमिसाइड हो गया? आपने डेथ को एक्सेलरेट कर दिया, आप उसके एक्सप्लेनेशन में जाके पढ़िए, एक्सेलरेशन ऑफ डेथ, त्वरण पैदा कर दिया। हिंदी में त्वरण कहते हैं, जो गाड़ी में एक्सीलेटर होता है ना, आगे जो ले जाता है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमको उसका कॉन्सेप्ट, उसका ज्यूरिस्प्रूडेंस जानना पड़ता है। मर्डर के जो 4 इंग्रेडिएंट हैं उनमें से तीसरा और चौथा इंग्रेडिएंट सेपरेट करता है कल्पेबल होमिसाइड से उसको। अब जैसे कल्पेबल होमिसाइड में ये एक बात कर लें आप से, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको आपने कुछ ऐसा खिला दिया जिससे कि बच्चा तो जिंदा पैदा हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद मर गया, तो ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है? क्यों नहीं है? सद्भावना पूर्व तो काम कर ही नहीं रहा है। प्रेग्नेंट वुमन को कोई गलत चीज खिलाएगा, यहाँ तो प्रेग्नेंट वुमन को दही नहीं खाने देती हैं औरतें, दिमाग खराब हो गया है, वो जामुन नहीं खाने देती कि लड़का काला पैदा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार, बहुत बहुत नाटक होता है। जो अंदर रहता है वो भी मूड खराब उसका भी रहता है, ये पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा है, बतीसा और क्या क्या। हाँ देखिए, जैसे जब आप पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड, उसमें एक इलस्ट्रेशन है कि कोई बच्चा जन्म ले रहा है, उसका कोई अंग बाहर है, और उसमें अगर आप क्षति पहुंचाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन आप अगर ऐसा कोई घटना करते हैं या कुछ खिला देते हैं और बच्चा पैदा होता है जीवित, लेकिन वो बच्चा गर्भ में भी मर सकता, क्योंकि आपने वह पदार्थ खिलाया ही है मिसकैरेजिंग के इंटेंशन से। भले वो जीवित पैदा हुआ और जीवित पैदा होने के बाद उसी इफेक्ट के कारण जो खिलाया गया है, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं, उसी इफेक्ट के कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो ये मिसकैरेजिंग है, 315 आईपीसी में डिफाइन किया गया। तो जनरली इसमें भी लोग कल्पेबल होमिसाइड लगा के आ जा रहे हैं।
थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ता है चीजों को। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। उसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी, जो उम्र में काफी कम है, 9 वर्ष की है, उसको बहुत तेज एक पैर हिट करता है उसके पीठ पर और वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और उसको मरा समझकर वो उसे फांसी पे लटका देता है या मतलब फंदे पर, या उसको जला देता है, डिस्पोज कर देता है। तो उसने कौन सा अपराध किया? क्या उसने केवल हर्ट किया, क्योंकि मामला तो केवल हर्ट जैसा लग रहा है, या ग्रेवियस हर्ट किया, या कल्पेबल होमिसाइड किया, या मर्डर किया? मर्डर किया। और कौन बोलेगा? आप भी बोलिए भाई, बताइए आप। हाँ, क्या नाम है आपका? संगीता जी, आप बताइए। मर्डर। देखिए, आप लोग का आंसर गलत जरूर है, लेकिन आप लोग में जज बनने के पूरे गुण हैं, क्योंकि अलग अलग जजमेंट में अलग अलग बात बताई गई है। किसी में हर्ट बोला गया, किसी में मर्डर भी बोला गया, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड है। क्यों? अरे इंटेंशन मायने नहीं रखता। अभी एक समय ऐसा आएगा कि आप कहोगे सर इंटेंशन तो बस डिनोटिंग टर्म ही रह गया है। डेथ बाय नेग्लिजेंस है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु है। और कल्पेबल होमिसाइड कई प्रकार के हैं। 299 भी है, 304 भी है, 305 भी है, 306 भी है। नहीं है क्या? डेथ बाय अबेटमेंट, वो भी तो कल्पेबल होमिसाइड ही है, नहीं है? 304 भी तो है, डेथ बाय नेग्लिजेंस। ए सॉरी 304A, वो भी तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु ही है कि नहीं है? तो अगर उपेक्षा द्वारा मृत्यु हुई तो उसको क्या बोलेंगे? कल्पेबल होमिसाइड ही बोलेंगे ना। कहीं भी डेथ अगर हो रही है आपके एक्ट से तो उसको कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे, अगर वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं आता है तो। इसलिए एग्जाम में आंसर लिखा होता है क्या? कल्पेबल होमिसाइड। और हमको लगता है यार कल्पेबल होमिसाइड कहां से हो जाएगा यार, उसके तीनों एक्सप्लेनेशन में भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, वो डेथ बाय नेग्लिजेंस पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए ठीक ठाक वाला जज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप रोज डिस्कस करेंगे आईपीसी में। बहुत सारी चीजों को आप थोड़ा सिविल लॉ से भी जोड़ के देखेंगे। जैसे जब आप डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ट्रेस पास पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। अब जैसे ट्रेस पास मैंने शब्द लिया, उसमें मैं सिविल क्रिमिनल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ट्रेस पास और न्यूसेंस में अंतर क्या है? दोनों एक जैसा कभी कभी लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग अपराध है। न्यूसेंस में कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है, परिणामिक प्रभाव है, और ट्रेस पास फिजिकल इंटरफियरेंस है। ट्रेस पास भौतिक हस्तक्षेप है और न्यूसेंस भौतिक हस्तक्षेप नहीं है, परिणामिक प्रभाव पैदा करता है। इसको उदाहरण से आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। आपके गेट के सामने ढेर सारा कूड़ा लगा दिया या पत्थर गिरा दिए, आजकल आप देखते हैं मिट्टी बालू गिरा देते हैं, वो क्या है? वो पब्लिक न्यूसेंस है। आपके कंफर्ट को डिस्टर्ब किया, पहले तो कंफर्ट भी देखना है। लेकिन आपके प्रेमाइसिस में, आपके पोजीशन में क्या कोई इंटरफियरेंस हुआ? फिजिकल इंटरफियरेंस हुआ क्या? नहीं हुआ। दैट्स वाई ये क्या नहीं है? ये ट्रेसपास नहीं है। ये क्या है? न्यूसेंस है। और ट्रेसपास क्या है? अच्छा, न्यूसेंस का एक और उदाहरण दे देने तो आप कहेंगे कि सर ऐसी तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब जैसे मान लीजिए आजकल शादी ब्याह में लड़की बहुत अच्छा डांस कर दी, तो मम्मी को लगा कि इसको तो नजर लगना ही लगना है, ठीक है? तो मम्मी वो मिर्च लेकर उतारते हैं ना नजर। अब मिर्च लेकर रोज नजर उतार रही है, और बगल के घर में वो उसका जो महक है जा रहा है, तो ये क्या है? न्यूसेंस है, फिजिकल नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंशियल है, परिणामिक है प्रभाव, किसी कृत्य का परिणाम है ये।
इसलिए ये न्यूसेंस है। और वही मान लीजिए आप में से किसी को कोई बहुत मोहब्बत से आपके घर में जाकर एक गुलाब का पूरा पॉट दे रहा है कि इसको घर में लगाओ, रोज तोड़ना, सोचना कि मैंने तुम्हें रोज गुलाब दिया। ये क्या है? मोहब्बत से दे रहा है जबकि, लेकिन आपको नहीं लग रही है उसकी मोहब्बत अच्छी। क्या है ये? ट्रेसपास है, फिजिकल इंटरफियरेंस है। आपके घर में प्रवेश करना, आपके प्रेमाइसेस में इंटरवीन करना, वे कुछ भी हो सकता है जो हम लोग हाउस ब्रेकिंग के जो 6 तरीके हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। और ट्रेसपास भी 2 तरह के हैं, ट्रेसपास एंड ट्रेसपास एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब जैसे 6 कारपेंटर का एक केस था उस पे, जैसे अतिथि तुम कब जाओगे एक मूवी आई थी परेश रावल साहब की, तो आपके यहां भी कभी कभी कोई आता है तो यस सर 2-3 बार हो गया, तुमको समझ में आ गया कि आ तो जाता है तो आप खुश तो होते हैं कि अरे आइए आइए, क्या बात है क्या बात है, आइए आइए बुआ जी मामी जी जो भी है, और उसके बाद जाते नहीं। कई बार मेरे साथ तो आए दिन होता है। अब मैं रिसेंटली बताऊं, अभी इधर जब मुझे दिल्ली आना था तो लगातार तकरीबन 7-8 दिन से रोज घर पे पार्टियां हो रही थी, और 8 दिन से पनीर खा खा के पेट खराब हो गया था। तो आज आए थे तो गेस्ट हाउस में हमने बोला भैया पनीर मत बनाना, लेकिन उसने पालक पनीर बनाई थी, हालांकि अच्छी बनाई थी। तो 2-4 लोग आए तो अच्छा लगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि कोई आके बैठा हुआ है, फिर आप सोचते हैं अरे यार कब जाएगा भाई साहब, ये हद हो गई। ये भी ट्रेस पास है, आएगा वो आपकी विलिंग से, लेकिन अगर वो वहां बना हुआ है और उसकी वजह से आपको फियर एनवाय या कोई इंजरी क्रिएट हो रही है, एनवायरमेंट इज वेरी नेसेसरी टू डिसाइड द ट्रेस पास ऑफ एनी एक्ट। एक क्षोभ पैदा हो रहा है कि जाने का नाम नहीं ले रहे, वो ट्रेस पास। ट्रेस पास एब इनिशियो माना जाता है कि प्रारंभ से ही ट्रेस पास था, एकदम से अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, और बहुत सारी चीजों को सिविल और क्रिमिनल के बेसिस पर भी डिस्कस करना है। जैसे बहुत छोटी सी एक बात मैं बताऊंगा, वो जैसे अब मान लीजिए कि आप लोग सिविल और क्रिमिनल में चीजों को डिस्टिंग्विश करना है, तो कई बार आपको कुछ चीजें सेम लगती हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो आपके दिमाग में सिविल आता है कि क्रिमिनल आता है? एब्सोल्यूट पूर्ण दायित्व क्या आता है? सिविल आता है ना, क्योंकि टॉर्ट में पढ़ा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के 5 एक्सेप्शन जब खत्म हो जाना है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो जा रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्रिमिनल में भी है, लेकिन सिविल और क्रिमिनल के एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी जब सिविल की हम बात करते हैं तो वो बात ये आती है कि आपका इंटेंशन हो या ना हो, और सिविल में वैसे भी इंटेंशन नहीं इंपॉर्टेंट रखता। तो इंटेंशन तो आपका नहीं है, लेकिन फॉर दी कंपनसेट टू द विक्टिम आप क्या करते हैं? पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू कर देते हैं। एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, पॉल्यूटर मस्ट पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी, है ना। एमसी मेहता के तमाम केस हैं, दून वैली का केस है, तमाम केस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जो 5 एक्सेप्शंस थे रेडन वर्सेस फ्लेचर में, उसको हटा दिया गया, इसलिए क्योंकि भाई हैजार्डस सब्सटेंस आप अपने घर में ले आ रहे हैं और उसकी वजह से एनवायरमेंट या जो भी व्यक्ति है वो उसको प्रॉब्लम हो रही है, और चूंकि उससे आप बहुत हाई गेन कर रहे हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी सिविल का एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्स बहुत बड़ा है, इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, पॉल्यूटर मस्ट पे। तो वहां पर तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन क्रिमिनल लॉ में एब्सोल्यूट लायबिलिटी में इंटेंशन है, क्योंकि विदाउट मैलिस इंटेंशन तो आप किसी को पनिश ही नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं क्या क्रिमिनल लॉ में? पैरामाउंट प्रिंसिपल है ना भाई, तो कैसे कर लोगे? एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्रिमिनल में प्रिज्यूम किया जाता है कि क्या है? मैलिस इंटेंशन होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कोई चीज बताइए, बता देते हैं।
आर वर्सेस प्रिंस जब हम लोग डिटेल करेंगे वहां पर दो तरह के अपराधों पर चर्चा हुई, और इसको याद रखिएगा। एक हुआ नल्लम प्रोहिबिटम और एक हुआ मेला इनसे या मेलम इनसे। नल्लम प्रोहिबिटम मीन्स एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, दैट्स मीन वो अपराध है अगर आप उसको करते हो तो। वहीं पे इंटेंशन भी देखना है, वहीं पे मिस्टेक ऑफ लॉ देखना है। अगर वहां पे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो डिटेल बाद में करेंगे। तो ये इसमें तो आपको इंटेंशन चेक करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी अपराध है तो उसमें देखना है ना इंटेंशन की, नहीं देखेंगे ऐसे ही उसको टांग देंगे कहीं, नहीं ना। एक और प्रकृति का अपराध बताया गया, वो क्या था? मेलम इनसे मीन्स any act which is prohibited by law as well as against the social sentiment and morality. In such case intention presume कर लिया जाए। जैसे फूड एडल्ट्रेशन, मेरे वीडियो को आप देखिएगा, मैंने उसमें भी चर्चा की है। उसमें एक मैंने उदाहरण दिया है आपको। पानी पिलाना अपराध है क्या? अगर आप मुझे अभी पानी लाके पिलाओ, अपराध है। दूध में पानी मिला के पिलाना अपराध हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोहिबिटेड बाय लॉ केवल नहीं है, एज वेल एज क्या है, क्या है साथ में? सोशल सेंटिमेंट एंड मोरालिटी के अगेंस्ट है। इसीलिए प्रिंस के केस में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट का सेक्शन 55 उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि 18 वर्ष से कम आयु, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसके माता पिता की संरक्षिता से लेता गया, 18 वर्ष। तो वहां कहा गया कि भैया वो लड़की तुमको देखने में बड़ी लग रही थी, खाए पिए घर की थी, ठीक है, लेकिन माता पिता गार्जियन के कंसेंट के बिना ले जाना क्या है? सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट है, मॉरलिटी के अगेंस्ट। ऐसे मामलों में इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, प्रिपरेशन पनिशेबल है क्या? लेकिन कुछ जगहों पर है। अच्छा, प्रिपरेशन पनिशेबल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? तैयारी क्यों नहीं दंडनीय है? भाई यही बात मैं माता पिता गार्जियन को भी बताना चाहता हूं कि बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, उसका रोज रोज का भेजा मत खाइए, अभी दंडनीय नहीं है। अटेम्प्ट देगा नहीं होगा तब एक बार दो बार टोक दीजिएगा। भाई यही स्टेज तो आपकी तैयारी का भी है। इंटेंशन हुआ जज बनना है, प्रिपरेशन में आ गए, कोचिंग कर रहे हैं, एग्जाम में जाके दिया, वो अटेम्प्ट है, फाइनल हो गया, आप क्राइम करने के लिए, मतलब जस्टिस करने के लिए तैयार हो गए। प्रिपरेशन क्यों नहीं पनिशेबल है भाई? चलिए डिटेल हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन एक लाइन आप जान लें, 3 कारण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यह है कि इंटेंशन लेवल पे आप इंटेंशन को प्रिपरेशन लेवल पे नहीं जज कर सकते। क्यों? क्योंकि लोकस प्रेनेंशिया एक शब्द है, रिवर्स फ्रॉम दी क्राइम, अपॉर्चुनिटी टू रिवर्ट, वापस हो जाने का अवसर है आपके पास, अपराध से वापस हो जाने का अवसर। गए बड़े गुस्से में थे कि आज तो मार ही देंगे, लेकिन गेट पे जाने पे लगा कि छोड़ो यार, हमसे तगड़ा है, नहीं मत सोचो कि दया आ गई, तगड़े की वजह से वापस आ गए, लेकिन किसी कारण से वापस आ गए। तो लेकिन उसी तैयारी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पनिशेबल हैं, जैसे वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। सेडिशन को अभी नहीं लेंगे क्योंकि सेडिशन तो गलत इंटरप्रिटेशन चल ही रहा था कई सालों से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उस पर जजमेंट दिया, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और फिर उसके बाद कन्हैया कुमार, श्रेया सिंघल, तमाम जजमेंट है। इसी तरह से काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन प्रिपरेशन लेवल पर पनिशेबल है। तो किसका फोन आ गया भाई? सहवाग की मम्मी, एक पहले आता था सहवाग की माँ का फोन। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप डिस्कस करते हैं। इसी तरह से एक और शब्द आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, सिविल में वाइकेरियस लायबिलिटी ज्वाइंट लायबिलिटी है कि नहीं है? वाइकेरियस लायबिलिटी जानते हैं आप लोग? नहीं जानते?
वाइकेरियस लायबिलिटी प्रतिनिहित दायित्व का मतलब होता है स्वामी सेवक का संबंध। नहीं नहीं, वो फिर वो दूसरा मामला हो जाएगा, वो स्वामी सेवक नहीं होता डॉक्टर पेशेंट, वो आप अंडी इन्फ्लुएंस में चले गए, फिजियोलॉजी रिलेशन में चले गए, वैश्वासिक संबंध नहीं। और प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, और पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। सेक्शन 18 और सेक्शन 25 को एक साथ पढ़िएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आपको पता चलेगा कि उन दोनों का ज्वाइंट और सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे के प्रति। तो स्वामी और सेवक, मालिक और अभिकर्ता, इनके बीच का जो संबंध है वो कैसा होता है? वाइकेरियस होता है। तो स्वामी और सेवक या अभिकर्ता अगर कोई गड़बड़ी करता है तो स्वामी दायी होता है कि नहीं, मालिक होता है कि नहीं? वो एक मैक्सिम है ना, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मेरे द्वारा कराया गया कार्य मेरा कार्य। और एक और उसमें कॉन्सेप्ट है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, प्रमुख को दायी होने दो। क्यों प्रमुख को दायी होने दो? उसकी क्या गलती है? सीधा सा बात है, वो बिग पर्स है। पेइंग कैपेसिटी तो स्वामी के पास ज्यादा होगी ना, कि नहीं होगी? हालांकि वहां पर कंट्रोल और डायरेक्शन को देखा जाता है, नियंत्रण और निर्देशन किसका था वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य चीज तो यही है ना कि अगर सेवक ने, अगर अभिकर्ता ने कोई गड़बड़ी की तो स्वामी को, मालिक को उसके लिए दंडित किया, मतलब पे करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा विक्टिम को। लेकिन क्या, अच्छा इसका मतलब वो ज्वाइंट लायबिलिटी हुई, संयुक्त दायित्व हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या क्रिमिनल में भी संयुक्त दायित्व वही बात है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, बात समझिए, क्रिमिनल लॉ में जब तक आपका मैलिस इंटेंशन नहीं क्लियर हो जाता तब तक आपको दंडित नहीं कर सकते। इसलिए क्रिमिनल का जो ज्वाइंट लायबिलिटी है वो वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है, लेकिन सिविल का जो वाइकेरियस लायबिलिटी है वही ज्वाइंट लायबिलिटी है। क्रिमिनल का ज्वाइंट लायबिलिटी में आपको यह देखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप भी उसी इंटेंशन, जैसे 34, नए वाले का 3 का 5, कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। उसमें लिखा ना, मानो वह कार्य स्वयं अकेले किया, है ना लिखा हुआ। तो ज्वाइंट लायबिलिटी देखिए दोनों जगह अलग अलग है। आईपीसी में ज्वाइंट लायबिलिटी केवल 154, 156, 157 है, 6 है, 154, 55, 56, 1। इसी तरह की बहुत सारी चीजें आपको क्लियर रखनी पड़ती हैं। ज्वाइंट लायबिलिटी, वैकेरियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, सब अलग अलग हिसाब से आपको देखना होता है क्रिमिनल और सिविल में। तो जब आप थोड़ा सा उसका विधि शास्त्र समझने लगते हैं, जब आप थोड़े से उसके साथ बदमाशी करने लगते हैं, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होने लगती हैं। अभी बहुत सारे विषय होंगे, फिलहाल तो मुझे आईपीसी से शुरू करना है, इसलिए मैंने आज आईपीसी पर चर्चा की है। आगे और एक चीज और मैं बता दूं, कई बार ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने और वो बहुत जरूरी है कि आप जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय से संबंधित अन्य जगहों पर क्या क्या प्रावधान है। अगर आप वो नहीं, जैसे जब आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने में मैं एसआरए पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप एसआरए के बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं जान। उसी के साथ आपको कई बार पार्टनरशिप का भी चर्चा हो जाएगा, ट्रस्ट का भी कुछ प्रोविजन बीच में आ जाएगा, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो आप पूरा समग्र अध्ययन करते हैं, इंटीग्रेटिव वे में आप डिस्कशन करते हैं, एनालिटिकल अप्रोच में जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, उम्मीद है। अब मैं तो लगभग 1 घंटे से बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो या आप लोग किस तरह से ज्यादा सुविधा से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का संदेह है, उस पर आप लोग हमसे चर्चा कर सकते हैं। बताइए, कोई प्रश्न नहीं? देखिए, दो हिंदी में ना, तो हम तो हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर कभी आपको यह लगे
कि ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो वहां पर आपकी ये ड्यूटी है कि आप मुझे कहिएगा कि सर इसको हिंदी में स्पष्ट कर। अगर आपको कभी भी दिक्कत लगेगी तो आप बोलिएगा, बोलिए हाँ सर, तो बोल देंगे कि हमें नहीं समझ में आया। मैंने पहले ही कहा कि मेरी क्लास में मूक बधिर की क्लास नहीं है, और लॉ के स्टूडेंट को ना बड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए। आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे क्या लगेगा कि हाँ ठीक है, फिर हम बोर होने लगेंगे। और जब टीचर बोर होने लगता है ना, तो फिर वो बहुत सारी चीजें जैसे 100% ना करके वो 95% पे जाकर शांत होने लगता है यार और आगे क्या ले जाएं। अब जैसे आईपीसी पढ़ाने में क्या जरूरत है कि हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी सिविल, ज्वाइंट लायबिलिटी सिविल की चर्चा करें? क्या जरूरत है कि जूरिस्प्रूडेंस की चर्चा करें, इमीडिएट की चर्चा करें? जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है, क्योंकि आपको लॉ आना चाहिए। सबसे पहले लॉ आना चाहिए। अगर आपको लॉ नहीं आ रहा है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप हो सकता है कि पास हो जाएं, लेकिन अच्छे जज नहीं बनेंगे। आपके अंदर वो भावना जो होनी चाहिए जजशिप की। देखिए, विधि के माता पिता कौन है? इक्विटी, जस्ट एंड गुड कॉन्शियसनेस, शुद्ध अंतःकरण, न्याय, साम्य, इन सारी चीजों से पैदा हुआ। लॉ है क्या? लॉ इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, समाज को बदलने का एक साधन है, विच इज हार्मोनियसली बैलेंस द इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट, जो व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में एक सामंजस्यपूर्ण संबंध पैदा करता है। लॉ के लिए कहा जाता है लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, सिर्फ एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस नहीं है। मैं तो कहता हूं वो अनकॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का सेंस यहां पे आप समझिए कि जो विधि को समझता है वो विशिष्ट रूप से चीजों को समझता है, स्पेसिफिक सेंस है, वो विद्वान की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भले ना हो वो, देखिए ज्ञानी होना और विद्वान होने में अंतर है। जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटेंशन और नॉलेज शब्द, तो मैंने कहा ना शब्दों का अपना भी एक अर्थ है। तो इंटेंशन का अर्थ क्या होता है? रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, परिणामिक जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं, उसका एक युक्तियुक्त आशंका कि यार इस आदमी को अगर ढकेल देंगे 5 मंजिल से तो ये नीचे गिरेगा तो मर जाएगा। परिणामिक इच्छा, जो आप परिणाम चाहते हैं, उसका एक युक्तियुक्त आशंका है, आशय। इसलिए आशय जिन मामलों में होता है उसमें दंड ज्यादा होता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आशय जहां पे है वहां दंड ज्यादा है, लेकिन जहां ज्ञान है वहां दंड कम है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस रिगार्डिंग फैक्ट, तथ्य के संदर्भ में अवेयरनेस है कि यार अगर हम इसको 2-4 टाइम खाना नहीं देंगे तो ये बीमार पड़ जाए, कमजोर हो जाए, या धीरे धीरे इसके खाने में कुछ ऐसा मिलाते रहेंगे कि ये अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ जाए। ये नॉलेज है। तो उसी नॉलेज से मैं ये बात चुरा रहा हूं कि नॉलेज तो बहुत आप कलेक्ट कर सकते हैं, फैक्ट ढेर सारे, बहुत सारे लोग बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्वान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विद्वान होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कबीर से बड़ा कोई विद्वान नहीं। मैं उस जमीन से आता हूं, उस भूमि से आता हूं जहां पे कबीर पैदा, दुर्भाग्यवश अब वो चीजें वहां पे नहीं दिखाई दे रही। तो विद्वान होना है, और विद्वान जब आप विधि को विधि के चश्मे से देखेंगे, देखिए विधि शास्त्र की परिभाषा भी अल्पिनियन ने यही कही है, लॉ ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, एंड इट इज अ आई ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस इज अ आई ऑफ लॉ।
लास्की ने भी यही कहा है, लेकिन वो लोग बहुत बाद में है, वो जजों के द्वारा बनाई गई विधि, रियलिस्ट स्कूल के हैं। अल्पिनियन लोग बहुत पुराने लोग हैं, ये फिलोसफर लोग हैं। जब कोई विषय नहीं था तो सब विषय फिलोसफी ही था, इसीलिए सबसे बड़ी डिग्री आज भी क्या होती है, फिलोसफी की होती है, पीएचडी। ठीक है, तो आप पढ़ाई को इस तरह से करिए कि जब आप मुंह खोलें तो लगे कि हाँ यार, ये आदमी विद्वान है, इसके अंदर वो तर्क क्षमता है, वो गुण है इसके अंदर, और वो आपके व्यक्तित्व से अपने आप झरने लगता है। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चियां भी हैं यहाँ पर, और हालांकि बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, मेरा मन तो और है, पता नहीं आप लोगों का है कि नहीं है। है, क्या बात है, क्या नाम है आपका? शरद। अच्छा, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ पूछें कि क्या है, कैसे है। अगर कोई आप लोगों के मन में संशय हो, विषय से संबंधित हो, सब्जेक्ट पर्टिकुलर से हो, प्रोविजन से हो, या कुछ व्यक्तिगत हो, तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा ना, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, तो अब जब भी कोई ऐसा दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि बोलना ही है। अगर नहीं बोल रहे हैं तो फिर काम खत्म है। बेयर एक्ट, देखिए, दृष्टि का जो पाठन सामग्री है, पहले यह समझिए, वह आपके एग्जाम को पास करने के लिए इस इतना सहज और सरल बनाया गया है कि अगर आप उसको रेगुलर क्लास के बाद कर रहे हैं, और उसी हिसाब से प्लान तैयार किया गया कि आज जो क्लास होगी वो चीजें आपके फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगी, या जिस तरह से भी उसको कैटेगराइज किया गया उसमें मिलेंगी, उसको आप सॉल्व करेंगे। लेकिन बेयर एक्ट तो जड़ है ना। देखिए क्या है, मेरी बात समझिए। बेयर एक्ट, जब बच्चा पैदा होता है तो बेयर होता है, नग्न होता है, विशुद्ध होता है। तो गुलजार साहब की एक लाइन है कि सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों को कोई नाम न दो। तो वो है बेयर, एकदम विशुद्ध है। तो अगर आपका बेयर पे कमांड नहीं है, उस बच्चे पे कमांड नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। और दृष्टि की पठन सामग्री, दृष्टि के टीचर, दृष्टि का माहौल, इन्वायरमेंट, वो अभिभावक है शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है तो उसको लालन पालन, उसको पकड़ के हाथ चलाना, ये काम हम लोग। तो पठन सामग्री आपके लिए क्या है, वो आपका लालन पालन करने का तरीका है। लेकिन प्योरिटी तो बेयर है। तो बेयर पे जितना ज्यादा कमांड है आपका, मैंने कहा ना, 4 से 5 बार आप पढ़िए, आप पढ़ के देखिए, आपको इतना मजा आएगा। और सबसे मजेदार सब्जेक्ट में आप लोग हैं ही, और इत्तेफाक से, हाँ, लैंग्वेज कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अभी उस तरह से आप पढ़े नहीं है। कठिन जैसे अपनी डिक्शनरी से ये सब शब्द निकाल दो यार, कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। मैं हूं ना, बाकी टीचर हैं ना, क्यों हैं? इसीलिए ना है कि आपको, आप क्या क्या लगता है, आपको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम? आप भागने लगिएगा तो जबरदस्ती पकड़ के पहुंचाएंगे वहां तक जिसके लिए आप यहां आए हैं। उस लैंग्वेज को जब इस पर आएगा, बोर्ड पर आएगा, तो उसका इंटरप्रिटेशन भी सिखाएंगे। और ये जान लीजिए कि मैंने कहा ना कि 100% कोई भी चीज नहीं होती, 99% तक हमको जाना है। कई बार कुछ नई चीजें आएंगी, लेकिन अगर आपको पढ़ने का एक बार तरीका मिल गया तो आप सब कर लेंगे। सबसे टफ लैंग्वेज बेयर की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की है। और मैं आपको बताऊं, इतना इजी है वो कि मेरा अनुभव रहा है, कुछ विषयों का अलग अलग अनुभव रहा है, हर विषय का। बच्चे क्लास में खूब ठहाके मार के हंसते हैं कि सर अरे ये तो कुछ और ही कह रहा था सर, बताइए। इतना सरल है। और
इंडिया में लॉ में सबसे सरल सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो सीपीसी है। सीपीसी से ज्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। 18 साल में मैंने 18,000 बार ये बात, बल्कि ज्यादा ही कही, बस तरीका नहीं है पता। तरीका पता चल जाए, और वो मैं कभी कभी मजाक भी करता हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। वो ये है कि जो जितना पंचायतिया है, जो जितना बड़ा बड़बोला है, बकैत है, उसको सीपीसी उतनी जल्दी आ जाएगी। सीपीसी जब मैं पढ़ना शुरू किया था तो सास भी कभी बहू आ रहा था, वो जो आजकल मैडम है ना, समझ गए, नाम मत लीजिए, पढ़ाई करनी। और कहानी घर घर की, 2 सीरियल आते थे उस समय 9 से 10:30 तक, तो 2 4 10 एपिसोड देखने के बाद हमको लगा कि यार ये तो सीपीसी चल रहा है, बहुत इजी है सीपीसी। टीपीए की लैंग्वेज सबसे टफ है, और जिस सब्जेक्ट को सबसे इजी बोला जाता है वो है आईपीसी। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सबसे इजी नहीं है, सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैंने कहा ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने एग्जाम में आते हैं और आपको लगता है ये तो बड़ा सरल है, लेकिन आंसर गलत हो जाता है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये तो बहुत सामान्य बात कह रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो, लेकिन वो कुछ और ही होता है। चीटिंग की जगह आप उसको कुछ और लगा देते हैं, डिफामेशन की जगह आप उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन लगा देते हैं, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी और इंसल्ट ऑफ वुमेन, दोनों को आप एक बात समझ लेते हैं। 354 509 दोनों जगह प्राइवेसी का भी चर्चा किया गया है। तो कैसे कैसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? लेकिन अंत में मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई विषय कठिन नहीं है, लेकिन उसको आप इतना भी अन्यथा लाइटली न ले लें कि आपको उससे पकड़ने में दिक्कत हो। फिर कहा ना, हम लोग क्यों हैं? देखिए, आप लोगों का सहयोग अगर रहा, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग हैं, तो जिस तरह से हिंदी माध्यम से यूपीएससी में आज हम गर्व करते हैं, उसी तरह से न्यायिक सेवा में भी आने वाले वर्षों में हम लोग गर्व करेंगे। बस अपना पोटेंशियल हाई रखिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करते रहिए, और जो होमवर्क दिया जाए उसको जरूर करिए। ठीक है? और कोई कुछ? नोट्स का तरीका जिस फ्रेम में आपकी क्लास चले उस फ्रेम में करिए, लेकिन आंसर राइटिंग का जो तरीका आपको बताया जाएगा वो अलग होगा। लगभग हर स्टूडेंट के साथ हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन पे एक अनुभव मुझे होता है कि पूछता कुछ है और बच्चे लिखते कुछ हैं, जबकि उन्हें A to Z याद। बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे हैं मेरे पास, रहे हैं, आप भी उसी में से होंगे, लेकिन आंसर राइटिंग की कला नहीं है। तो जब हम आपको जिस फ्रेम में बताएं, देखिए हर क्वेश्चन का नेचर अलग होता है, हर क्वेश्चन की डिमांड अलग। कुछ क्वेश्चन के आंसर केस से स्टार्ट किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर ज्यूरिस्प्रूडेंस से, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी फिलॉसफी से किया जाता है, कुछ क्वेश्चन के आंसर सीधे बेयर से किया जाता है। तो कहां किससे शुरू करना है ये जानना बहुत जरूरी है, और अनावश्यक बातों से बचना चाहिए आंसर राइटिंग में। उसी तरह से जब आप नोट्स बनाएंगे तो अनावश्यक चीजों से आपको बचना होगा। आप नोट्स बहुत संक्षिप्त बनाएंगे, जैसे मान लीजिए क्या सेक्शन है, क्या कहा गया, किस केस में क्या कहा गया, लेकिन जब आप आंसर करेंगे तो उसका रूप बदल जाए, कई बार सेम होगा, कई बार बदल जाए, वो क्वेश्चन के अनुरूप हो। आप कुछ पूछ रहे थे? देखिए, अगर जो लोग अभी एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी रिसेंटली खत्म हुआ है और अब आगे नए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो बीएनएस पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई भी एग्जाम होगा, आप ये मान के चलो कि 24 के बाद, 24 तक नहीं, वो अब आपके नए संहिता से होगा।
जिसकी पूरी संभावना है। तो आप बीएनएस पे ज्यादा फोकस करिए। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो बनाया गया है यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक, तो उसमें उसका भी रेफरेंस इसीलिए दिया गया है। तो जो अभी एलएलबी कर रहे हैं या जो अभी रिसेंटली 23 में पास हुए हैं और अभी जा रहे हैं एग्जाम देने, 22-23 में पास हुए हैं और पहला या दूसरा एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सबको और 24 के बाद हर किसी को ज्यादा फोकस बीएनएस वाले आंसर पे करना है। बस ऑथेंटिसिटी के लिए, वो चूंकि पेपर्स तो पहले ही वाले एक्ट से आ रहे हैं सारे, इसलिए ऑथेंटिसिटी के लिए उसका भी आंसर डाला गया है कि वो ये आंसर है। आप उस आंसर को मिला लीजिए और बीएनएस की चीजों को आप याद करिए। तो बीएनएस में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और नागरिक सुरक्षा में जो सीआरपीसी थी हमारी, उन तीनों को नए जो हैं बेयर, उसके हिसाब से पढ़ो। आपकी बात रह गई थी, यही पूछना था। ठीक है, और कोई पीछे भाई साहब लोग? आप देखिए, दो चीजों को आपको दिमाग में रखना होता है। एक होता है मेजर एक्ट। तो मेजर एक्ट नियर अबाउट 11 है, मतलब जो हर जगह आने, कमोबेश वो हर जगह आएंगे। सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ, ये सारी चीजें हर जगह आनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको तो आपको पूरा पढ़ना है, डिटेल्ड पढ़ना है। उसके बाद कुछ माइनर एक्ट हैं जो इस प्रकार से उसको बनाया गया और इस प्रकार से क्लास चलेगी कि लगभग हम जितने भी राज्य हैं, खास तौर से हिंदी भाषी राज्य और दिल्ली को मिलाकर, दिल्ली, हरियाणा और हिंदी भाषी राज्य में जो न्यायिक सेवा परीक्षा हो रही है, उसके सारे माइनर एक्ट हम आपको करा सकें। और एक स्टेज आता है लोकल लॉ का। तो लोकल लॉ का भी आपको अध्ययन कराया जाएगा, जहां जहां का जैसे जैसे एग्जाम हो। ठीक है, तो अच्छा, बहुत सारी चीज देखिए क्या होता है ना, एग्जाम के हिसाब से भी होती हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड पे भी होती है। ये तो हमको कराना ही कराना है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज आ गई, नई बात आ गई या नया कोई एक्ट जुड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेंगे कि अब तो हम नहीं कराएंगे। वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा काम है। और अगर हम उसको पूरा नहीं करा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप केवल अपने रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं, हमें अपने रिजल्ट की भी चिंता है ना। हमारे पास कोई क्यों आएगा? ठीक है, और क्या नाम है आपका? निशांत, दिशांत, बहुत अच्छा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक है, मेहमान पे आपको बहुत मजा आ रहा था, कोई मेहमान आप पे एक बार आके घर पे रुक गया ज्यादा? हाँ, वो बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ बेटा, हम कितने सब्जेक्ट कवर करेंगे ये हम नहीं बता सकते अभी, ये हमारा मैनेजमेंट तय करेगा। और ऐसे तो मैं जब अपनी कोचिंग थी मेरी, तो वहाँ एक अकेला टीचर मैं ही था और कई वर्षों से सारे सब्जेक्ट मैं ही देखता रहा। मैंने ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, सारा पैसा अपने रखने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था मैंने प्रयास भी कई बार किया कि मैं बाकी टीचर कम से कम माइनर एक्ट के लिए तो ले हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा यही हुआ कि उन्होंने उस चीज़ों को अपोज किया। और जैसे यहाँ पर दृष्टि में एकदम क्रीम टीचर्स को ढूंढ के लाया जाता है, वो हमारे साइड में ऐसा नहीं हो पा रहा था। और अगर हम करते भी तो हम उतना पेइंग कैपेसिटी हमारे पास नहीं थी। तो ये बाद में तय होगा। फिर भी प्रयास ये होगा कि जो भी हम पढ़ाएं, वो 2, 4, 5, 10 जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं, वो हम अपना 100% दें। क्योंकि हम अगर 100% दे लेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अपने जीवन में कुछ उपलब्ध किया। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात होती है जब भी कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा रिजल्ट देता है।
और रिजल्ट देने का भी मतलब एक होता है। रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि हर स्थिति में आयोग ही आपको रिजल्ट दे। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप वास्तव में अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, जीएस, करंट अफेयर, तमाम जो तरीका है, जिस डिसिप्लिन और जिस लेबर के साथ आप करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बनते हैं। और ज़्यादा ज़रूरी देखो यार यही है, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, जज हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन बड़ा गंदा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हैं। क्या मतलब जितने आईएएस और जितने जजेस हैं वो अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं? उनमें से कोई भी नहीं कर रहा। या वो करप्शन नहीं कर रहे हैं, या वो 354 नहीं लग रहा उन कुछ एक लोगों पर, मान लीजिए 376 नहीं लग रहा होगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सब बुरे हैं, लेकिन 1-2% तो ऐसे भी हैं। इंसान बनने की प्रक्रिया में हम हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हम अपने आप को वास्तव में एक प्रूडेंट मैन, प्रूडेंट वुमेन बनाने की प्रक्रिया में है। प्रज्ञावान व्यक्ति हम बनने जा रहे हैं, और लॉ हमको ये चीज सिखाता है। मैंने शुरुआत जब की थी, और उसी बात से मैं अंत कर रहा हूं, और खास तौर से संविधान पढ़ने और उसको जानने के बाद मैंने शुरुआत की थी कि लॉ आपको आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है, धार्मिक नहीं बनाता। जरूरत भी नहीं है धार्मिक बनने की, लेकिन आध्यात्मिक बनाता है। तो जब एक समय आएगा कि आपको आध्यात्मिकता का मतलब समझ में आएगा, आपको यह समझ में आएगा कि आपका जीवन क्यों हुआ। आध्यात्म का प्रारंभ, आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। उसका प्रारंभ होता है कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यहीं से आध्यात्म प्रारंभ होता है। लॉ आपको यही सिखाता है। लॉ केवल बुक नहीं सिखाता, केवल केस नहीं सिखाता, जीवन जीने की शैली सिखाता है। क्योंकि इसको बोलते भी हैं कि ये एक मीन्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है। लॉ इज इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट। अलग अलग ज्यूरिस्ट लोगों ने कहा है, उन्हीं में से एक की परिभाषा ये। तो मानव आचरण को रेगुलेट करता है, नियंत्रित नहीं करता, रेगुलेट करता है। तो लॉ पढ़ने का एक बहुत बड़ा असर आपको ये मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे या हंसेंगे नहीं, मजाक नहीं उड़ाएंगे किसी का, लेकिन हाँ, आपके अंदर इतनी समझ हो जाएगी कि आप ये रियलाइज करेंगे कि ये करने और ये ना करने में क्या होने। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों का सहयोग रहा, तो आगे भी बहुत अच्छा, ऐसे ही सालों साल चलेंगे हम लोग और बहुत आगे जाएंगे। और निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हमारा जन्म, और हमारा जन्म व्यर्थ होने के लिए नहीं हुआ, सार्थक होने के लिए। ठीक है, थैंक यू।